हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एमएससी और बीएससी का। ये जो सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है पीजी का फिजिक्स का, इसका एक ब्रांच के बारे में जिसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। आज बात करने वाले हम लोग न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर का। टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। आज हम लोग जानेंगे, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है क्योंकि पीजी एमएससी सेमेस्टर 2 फिजिक्स के लिए ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है और यहाँ से सवाल आते ही आते हैं क्योंकि न्यूक्लियर डिटेक्टर न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज इसी का हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर होता क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रेडिएशन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको रेडिएशन ही नहीं पता है तो भाई उसको डिटेक्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि भाई रेडिएशन क्या होता है। तो देखिए रेडिएशन क्या होता है। सबसे पहले यदि हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी होती है। रेडिएशन एक प्रकार का क्या होता है, एनर्जी। मतलब रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट्स हैव आवर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसके पास अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड इट्स गोज फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट टू स्पेस विथ द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि जो आपका रेडिएशन होता है वो एक एनर्जी होता है और इसके पास क्या होता है, लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड होता है और यह उस स्पीड से किसी इंस्ट्रूमेंट से निकलकर, किसी ऑब्जेक्ट से निकल करके ये स्पेस में यानी कि आपका निर्वात में या कहीं भी जा सकता है। यानी रेडिएशन क्या है तो कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का कौची है, एनर्जी है। रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कैसी एनर्जी है तो याद रखिएगा बाबू कि इट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब साफ है कि इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यानी इसे कहीं चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इट्स हैव आवर ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या है इसके पास, तो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके पास जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। वो भी लाइट का जो एयर या वैक्यूम में स्पेस होता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके पास जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यह किसी ऑब्जेक्ट से निकल करके कहीं भी जा सकता है विदाउट एनी मीडियम। बिना किसी माध्यम के यह किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकल करके कहीं भी जा सकता है। तो यह है आपका क्या, रेडिएशन। यानी रेडिएशन का आपको डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज रेडिएशन, तो आप लिख सकते हैं कि रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैव आवर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स गोज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट टू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका रेडिएशन हो गया। अब बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर क्या होता है। तो भाई जो ये न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर है, ये जो आपका न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है। और भाई कैसी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेडिएशन के एनर्जी को, रेडिएशन में कितने चार्ज पार्टिकल हैं उसको, रेडिएशन के पास कितना पावर है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैलकुलेट
द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, पहले तो आप चार्ज पार्टिकल को इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, और क्या कर सकते हैं, अब एनर्जी में भी अलग अलग एनर्जी होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अनेकों प्रकार के एनर्जी को ये निकालेगा, किसका, रेडिएशन का। रेडिएशन में कितने चार्ज पार्टिकल हैं उसको भी डिटेक्ट करने का काम करेगा कौन, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। तो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैलकुलेट द चार्ज पार्टिकल। हम लोग इसके द्वारा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन के पास कितने चार्ज पार्टिकल है और इसके पास कितनी एनर्जी है, कौन से रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी है और कौन से रेडिएशन के पास कितने चार्ज पार्टिकल है, वो आप किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप बाबू न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर के द्वारा। अब आपको यह जानना होगा कि सर जब न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर रेडिएशन के चार्ज पार्टिकल और एनर्जी को डिटेक्ट करता है तो भाई रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि रेडिएशन अलग अलग प्रकार के होते होंगे, और सब में कितने चार्ज पार्टिकल है, सबके पास कितनी कितनी एनर्जी है, वो आपको कौन बताने वाला है, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ रेडिएशन का। तो जल्दी से आप इसमें से अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपको मिलने वाला है वो इसी तरह का क्लासेस मिलेंगे, नोट आपको खुद से बनाने होंगे। देखिए, तो अब हम बात करेंगे कि रेडिएशन कितने तरह के होते हैं, क्योंकि यदि आप रेडिएशन को जान जाएंगे तो उसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल है, उसके पास कितनी एनर्जी है, वो आप न्यूक्लियर डिटेक्टर से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ रेडिएशन का। टाइप्स ऑफ रेडिएशन, देखो कुछ लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि रेडिएशन क्या है, अभी तक फील नहीं मिला होगा रेडिएशन का। तो एक नॉर्मल सी हम बात बताते हैं, कहीं आप देखे होंगे आग जलते हुए, कहीं आप आग जलते हुए जब देखे होंगे तो आग जहाँ जलता वहाँ का ऊपर वाला एयर को देखिएगा तो इस तरह से हिलते हुए आपको नजर आता है। ऊपर में जो एयर होता है वो क्या होता है, हल्का हल्का वो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो हल्का हल्का क्या होता है, वाइब्रेट करते हुए रहता है। ये आपको शो कर रहा है इस आग के एनर्जी को। ये जो आग जल रहा है इसका एनर्जी की वजह से यहाँ का जो हवा का मीडियम है वो क्या हो रहा है, हल्का 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 वाइब्रेट कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। गर्मी के दिनों में भी आप देखिएगा कि जब रोड पूरा हीट हो जाता है तो वहाँ से भी रेडिएशन निकलने लगते हैं, और वहाँ के जो आपको मीडियम होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको हिलते हुए नजर आते हैं, वो रेडिएशन है। तो रेडिएशन आप अपने दैनिक जीवन में तो हमेशा देखते रहते हैं, कहीं भी हीट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा हीट कहीं से मिल गया तो वहाँ से हीट क्या करते हैं, मीडियम जो आपको रहता है उस मीडियम के कण को क्या करते हैं, हिला देते हैं, और वो वेव की तरह हिलते हुए नजर आते हैं। तो वो ही वेव क्या कहलाते हैं, रेडिएशन कहलाते हैं। यानी कि रेडिएशन एक प्रकार का एनर्जी ही है। यहाँ आग से निकल रहा है तो आग का ये एनर्जी हो गया, अब जिस इंस्ट्रूमेंट से निकलेगा वो उसका रेडिएशन हो जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे पीछे के क्लास में, जब आप ग्रेजुएशन में होंगे या आप 12th में होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे आपका यूरेनियम है, यूरेनियम एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब यूरेनियम जहाँ पर भी रहता है तो यूरेनियम से क्या होते हैं, कुछ रेडिएशन अपना मने निकलते रहते हैं। यूरेनियम से क्या होता है, कुछ रेडिएशन स्वतः ही निकलते रहते हैं। अब इसमें जब देखा जाता है तो पता चलता है कि कुछ रेडिएशन जो निकल रहे हैं उस पर पॉजिटिव पार्टिकल हैं, कुछ पर देखा जाता है कि भाई निगेटिव पार्टिकल हैं, और कुछ रेडिएशन इससे ऐसे निकलते हैं जिस पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव होता है। तो भाई जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल वाला रेडिएशन होता है उसको कह दिया गया है अल्फा, जो निगेटिव पार्टिकल वाला आपका रेडिएशन होता है उसको कह दिया जाता है बीटा।
और जो जिस पर कोई ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, न्यूट्रल रेडिएशन होते हैं, तो उसको कह दिया जाता है गामा। तो यहां से आपको 3 तरह का रेडिएशन मिल गया, अल्फा, बीटा और गामा। अब इस अल्फा रेडिएशन में कितने पॉजिटिव पार्टिकल हैं, इसके पास कितने एनर्जी है, इस बीटा के पास कितना एनर्जी है, कितने इसके पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस गामा के पास कितना एनर्जी है, इसके पास कितने चार्ज पार्टिकल है, ऐसे तो इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, तो ये सब को कैलकुलेट करने वाला है न्यूक्लियर डिटेक्टर। यही सब को कैलकुलेट कौन करता है, न्यूक्लियर डिटेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो देखिए, अगर रेडिएशन की टाइप्स की बात करें तो बाबू सबसे पहला रेडिएशन आपको जो आता है वो होता है पार्टिकुलेट रेडिएशन। पार्टिकुलेट रेडिएशन, पार्टिकुलेट रेडिएशन कहने का मतलब होता है कि जिसमें कुछ पार्टिकल आपको नजर आए, पार्टिकल से जो आपको वेव बने उसे कहते हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन। जैसे आपका अल्फा, बीटा, गामा, इस सब में पार्टिकल है। आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब में क्या है, पार्टिकल है। तो ये सब को क्या कहा जाता है, पार्टिकुलेट रेडिएशन। सेकेंड आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपका सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे रेडिएशन होते हैं जो स्पेस में भी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैसे रेडिएशन होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। कहाँ पे ट्रैवल करते हैं बाबू, स्पेस में। कहाँ पे ट्रैवल करेंगे, स्पेस में। स्पेस बोले तो अरे अंतरिक्ष में, यानी वैक्यूम में, जहाँ पे कुछ ना हो, एयर के मॉलिक्यूल्स भी ना हो, वहाँ पे भी जो आपके रेडिएशन ट्रैवल करेंगे वो आपको क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर जो आपको आने वाला है वो आपको रेडियो आ जाएगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आपके आ जाएंगे इसमें इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद इसमें आपको आने वाला है आपका यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, ये आ जाएंगे। इसके अंदर आपको आ जाएगा गामा, इसके अंदर आ जाएगा एक्स, और इसी के अंदर आ जाएगा एक विजिबल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे आपको रेडिएशन हैं जो किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर गामा यहाँ भी है, गामा यहाँ भी है, तो गामा के अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकुलेट भी हो गया, स्पेस में ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो गया। एक और क्वालिटी याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। दोनों का दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर का साइन हम दे दिए। ऐसे अगर आप वेक्टर नहीं देना चाहते तो मैग्नीट्यूड केवल लेना चाहते हैं तो E और B रहेगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर डायरेक्शन देना चाहते हैं तो वेक्टर लग जाएगा। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, साथ ही साथ स्पेस में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और इसमें कितने कितने कौन कौन से वेव आते हैं, तो एक रेडियो वेव इसमें आएगा, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, गामा किरण होता है यानी गामा रेज होता है, एक्सरे होता है और विजिबल रे होता है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं कहीं रेज हैं, गामा भी रेज होता है और ये वेव हैं। तो आखिर में रेडिएशन रेज होते हैं कि वेव होते हैं? आखिर जो रेडिएशन है इसमें देखिए रेडियो वेव्स आया, माइक्रोवेव्स आया, इंफ्रारेड रे है, यूवी रे है, गामा रे है, एक्स रे है, विजिबल रे है। तो ये रे और वेव में फ़र्क क्या होता है? तो एक छोटी सी बात है, जो भी आपको रेडिएशन इस तरह से ट्रैवल करता है, मतलब कि वाइब्रेट करते हुए ट्रैवल कर रहा है, वो वेव हो गया। और जो रेडिएशन इस तरह से डायरेक्ट आपको ट्रैवल कर रहा है वो क्या हो गया, रे हो गया। जो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है वो रे हो गया। और जो आपको
वाइब्रेट करते हुए पाथ फॉलो कर रहा है, जो आपको समय के साथ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वो वेव हो गया। और जो टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, जो पाथ पकड़ ले वही पाथ को पकड़ के एकदम चल रहा है, वेव हो रेज हो गया। तो रेज स्ट्रेट लाइन में आपको ट्रांसफर होता है, और जो वेव होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफर नहीं होता है, वो वेव के जैसे चलता है। तो याद रखेंगे ये सब आपको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कौन सा रेडिएशन था, पार्टिकुलेट रेडिएशन। उसके बाद थर्ड नंबर जो आपको रेडिएशन आता है, ये आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थर्ड नंबर जो आपका रेडिएशन आता है बाबू, वो रेडिएशन है आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब ये आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या होता है? तो कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो किसी मीडियम में जा करके उस मीडियम के पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, या उस मीडियम के पार्टिकल को आयोनाइज्ड कर देते हैं। आयोनाइज्ड कहने का मतलब हुआ कि उस मीडियम में जितने आपको पॉजिटिव पार्टिकल है उसको अलग कर देते हैं, और जितने निगेटिव पार्टिकल है उसको अलग कर देते हैं। यानी कि जो आयोनाइज्ड रेडिएशन है वो किसी मीडियम में जाकर के, जिस मीडियम में ट्रैवल करेंगे वो उस मीडियम में जाकर के उस मीडियम में पॉजिटिव पार्टिकल को अलग कर देते हैं, और निगेटिव पार्टिकल को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। यानी कि पॉजिटिव को अलग कर देते हैं, निगेटिव को अलग कर देते हैं। जैसे अगर कोई आयोनाइजेशन रेडिएशन आपके शरीर में चले जाए, क्योंकि ये बहुत डेंजर भी होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं। जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होते हैं वो डेंजरस होते हैं। कैसे? अगर कोई आयोनाइजेशन रेडिएशन सपोज आपके शरीर में चला जाए, आपके शरीर में आयोनाइजेशन रेडिएशन को प्रवाहित कर दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो आपके शरीर में या हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, वाटर। भाई हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, वाटर। चलो हमारे और तुम्हारे शरीर में नहीं, हम मान लेते हैं इसके शरीर में। अब कहेगा सर ये कौन है, आखिर ये कौन है? तो ये है हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा मिस्टर कालू। तो इस कालू नाथ के शरीर में हमने क्या किया, आयोनाइजेशन रेडिएशन को डाल दिया। इसके शरीर में हमने क्या किया, आयोनाइजेशन रेडिएशन को डाल दिया। जब इसके शरीर में आयोनाइजेशन रेडिएशन जाएगा तो भाई इसके शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई मॉलिक्यूल्स थे तो कौन से मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब जैसे ही ये रेडिएशन इस वाटर मॉलिक्यूल्स पर के संपर्क में आएगा, जैसे ही ये रेडिएशन इस वाटर मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है H+ और हाइड्रोक्साइड माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव आयंस और ये निगेटिव आयंस, क्योंकि इसका काम ये है किसी भी मीडियम में जाएगा तो उस मीडियम के पार्टिकल को आयोनाइज्ड कर देना, आयन में तोड़ देना। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और ये हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएंगे। OH को आपको पता होगा हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या जब आपके शरीर में बढ़ेगी, ये हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या जब आपके शरीर में बढ़ेगी तो बाबू ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, कैंसर सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, कैंसर सेल, यानी कि कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और आपको कैंसर हो जाएगी और आप समझिए रहे हैं कि फिर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है ये खतरनाक होता है किसी भी लिविंग बॉडी के लिए। लेकिन अब भाई रेडिएशन है, हमें इसको पढ़ना है तो पढ़ाई तो करेंगे। इसकी भी एनर्जी, इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल है उसको भी हमें डिटेक्ट करना है न्यूक्लियर डिटेक्टर से। मेरा मेन टॉपिक न्यूक्लियर डिटेक्टर है। उसका काम क्या है, तो भाई रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी है, उसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल है, उसके पास कितनी पावर है, उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यही निकालना मेरा मेन मकसद है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होते हैं वो जिस भी मीडियम में जाता है, एक चीज़ तो याद रखेंगे कि जो आपको रेडिएशन होते हैं वो किसी मीडियम में जा सकता है। जहाँ मीडियम ना है वहाँ भी जा सकता है, जहाँ कोई मीडियम ना आए वहाँ भी ट्रैवल कर जाएगा रेडिएशन।
तो ये आयोनाइजेशन रेडिएशन अगर किसी भी मीडियम में जाता है तो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल को और नेगेटिव पार्टिकल को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसीलिए खतरनाक होता है, क्योंकि किसी लिविंग बॉडी में जाएगा तो लिविंग बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्सिल माइनस को क्या कर देगा, अलग कर देगा। और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बढ़ने से कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। और इसके अंदर जो आपको रेडिएशंस आते हैं वो आते हैं अल्फा, बीटा, एक्स। ये जो आपको रेडिएशन है अल्फा, बीटा और एक्स, ये किसके अंदर आते हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशन के अंदर। उसके बाद एक और आपको रेडिएशन होता है 4 नंबर में, उसको भी देख लेंगे, जो होता है नॉन आयोनाइजेशन। एक 4 नंबर में आपका क्या होता है, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब आप समझ रहे होंगे आयोनाइजेशन क्या कर रहा था, पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल को अलग अलग कर दे रहा था। नॉन आयोनाइजेशन क्या करता है कि ये अलग अलग नहीं करता है, ये क्या करता है, बताता है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन कि भाई कहाँ पे पार्टिकल अलग अलग हुए हैं, ये उसका क्या करेगा, बताएगा। कहाँ पे आपको, जैसे ये रेडिएशन कहीं पे जाए, जिस मीडियम में जाएगा उस मीडियम में क्या करेगा, पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल को अलग कर देगा। वही मीडियम में अगर इसको डालेंगे तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे आपका जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग हुए हैं और कौन सा पार्टिकल अलग अलग हुआ है, ये बताएगा। तो इसके अंदर जो आता है आपका वो गामा आता है। इसके अंदर कौन सा रेज आता है, गामा। इसके अंदर कौन सा रेज आता है, गामा। इसलिए कहा जाता है कि कैंसर के उपचार में गामा रेज का यूज किया जाता है, क्योंकि गामा रेज बताता है कि शरीर के अंदर कहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बड़ी है, कहाँ पे आपको ये हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या बड़ी है, वो कौन बताता है, गामा रेज। तो गामा कौन सा हो गया, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। अल्फा, बीटा, एक्स कौन सा हो गया, आयोनाइजेशन रेडिएशन। पार्टिकुलेट में जिसके पास भी पार्टिकल हैं वो सब पार्टिकुलेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जिसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो स्पेस में ट्रैवल करेगा लाइट के स्पीड से, वो सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएंगे, जिसमें आपको रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, यूवी, एक्स, गामा और विजिबल, ये 7 आपको जो रेज हैं, या इसमें 2 वेव्स हैं, जैसे माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, बाकी आपको एक्स, गामा, यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल, ये सब रेज हैं। तो ये 7 आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो 4 तरह के आपको रेडिएशंस बताया गया, जिसमें 1 नंबर आपका था पार्टिकुलेट रेडिएशन, सेकेंड नंबर आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थर्ड नंबर आपका था आयोनाइजेशन रेडिएशन और फोर्थ नंबर आपका था नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब ये 4 तरह के आपने क्या पढ़ लिया, रेडिएशन पढ़ लिया। अब ये चारों रेडिएशन के पास कितने चार्ज पार्टिकल हैं, चारों रेडिएशंस के पास कितने एनर्जी है, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वाइब्रेशन एनर्जी हो, बहुत तरह की एनर्जी होता है। चारों रेडिएशन के पास कितने पावर है, ये सारा डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। तो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैलकुलेट द चार्ज पार्टिकल, एनर्जी, पावर ऑफ एनी रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल, एनर्जी, पावर, ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर के द्वारा। लेकिन अब बात है कि क्या सर एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सारे रेडिएशन का हम एनर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप चारों रेडिएशंस का एनर्जी या चार्ज पार्टिकल या पावर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। भाई सबका एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग डिटेक्टर बनाए गए हैं। सारे रेडिएशन का एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग डिटेक्टर बनाए गए हैं।
आज हम लोग एक डिटेक्टर की चर्चा करेंगे, बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बारी बारी से सारे डिटेक्टर का चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कौन सा डिटेक्टर पूछ देगा न तो हम जानते हैं न ही आप जानते हैं, वो हमारे प्रोफेसर जानते होंगे, आपके प्रोफेसर जानते होंगे कि भाई कौन सा रेडिएशन का डिटेक्टर हमें इस बार स्टूडेंट से पूछना है। तो हमारा काम है, आपका काम है सारे रेडिएशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना और उसको डिटेक्ट करने के लिए आ जाना, और कौन सा डिटेक्टर से कौन सा रेडिएशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम एक डिटेक्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। आज एक डिटेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए डिटेक्टर बहुत सारे होते हैं, गैस फील्ड डिटेक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है। तो गैस फील्ड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। अब आप कहिएगा कि सर डिटेक्टर है तो कहीं ना कहीं रेडिएशन की एनर्जी को ही डिटेक्ट करता होगा, जैसे पीछे हम लोग पढ़े। तो हम कहेंगे बिल्कुल, अगर ये डिटेक्टर है तो कहीं ना कहीं रेडिएशन के एनर्जी चार्ज पार्टिकल को ही डिटेक्ट करेगा। तो सर 4 रेडिएशन था, पार्टिकुलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइजेशन। तो ये किसके रेडिएशन को, कौन से रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा? तो हम कहेंगे कि बाबू ये जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है, ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशंस होते हैं, जो आपको आयोनाइजेशन रेडिएशन था उसके एनर्जी को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। किसके एनर्जी को डिटेक्ट करता है? आयोनाइजेशन रेडिएशन को। अब एक चीज और याद रखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है यह एक प्रकार का सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। सॉलिड स्टेट बोले तो ठोस के जैसा, मतलब कि एकदम रिजिड होता है। तो ये जो सेमीकंडक्टर आपका डिटेक्टर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। क्या करता है? आयोनाइजेशन रेडिएशन के एनर्जी को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? तो आयोनाइजेशन रेडिएशन के एनर्जी को डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर डिटेक्टर का डेफिनेशन लिखना होगा, एम लिखना होगा कि भाई ये करता क्या है, ये है क्या। तो सबसे पहले लिखाएगा कि इट इज अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बाय विच वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। आई रिपीट, इट इज अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बाय विच वी डिटेक्ट द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। यानी इसके द्वारा हम लोग, यह क्या है? एक प्रकार का सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आयोनाइजेशन रेडिएशन की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी मेजर्ड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो भी आयोनाइजेशन रेडिएशन है उसके पास कितनी एनर्जी है, वो हम किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके द्वारा कैसे हम लोग एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन का। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बाबू कि जो सेमीकंडक्टर होता है, जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप मटेरियल होता है। पी टाइप मटेरियल का बोलने का मतलब पॉजिटिव, और एन टाइप का मतलब होता है निगेटिव। पी टाइप कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एकदम प्योर सेमीकंडक्टर हो, आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है जस्ट सिलिकॉन का, मान लेते हैं कि आपके पास एक सेमीकंडक्टर है बाबू, किसका? सिलिकॉन का। ये हमने बना दिया सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन जिसके पास आपको 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 4, यानी कि जो इसके पास
वैलेंसी सेल है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाहर में कितने सेल, अरे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। सारे सिलिकॉन के पास आपको यहाँ पे होने वाले हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये सारे सिलिकॉन्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही इसके बाहर में रहेंगे। अब क्या करेगा कि एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि यह सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। यह सिलिकॉन इसके साथ एक कोवैलेंट बना लेगा। इसी तरह से सारे सिलिकॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। सारे सिलिकॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि सबको ही जानते हैं भाई कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने वैलेंसी सेल में, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब इस सिलिकॉन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या किया, यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बना लिया, यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बना लिया, यह इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवैलेंट बना लिया। तो 4 इसके पास थे और 4 इन्होंने दोस्त बना लिए, तो वो दोस्त भी अब इनके साथ हो गए। तो 4 इसके पास और चारों की एक एक दोस्त, 8 हो गए कि नहीं। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट यही चाहता है कि भाई हमारे वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस तरह से सारे सिलिकॉन्स के पास आप देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इधर से बाहर से इन लोग का किसी से ना किसी से फ्रेंडशिप करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा इन लोग का भी। अब ये आपका हुआ प्योर सेमीकंडक्टर। ये आपका क्या हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर। अब ये ना तो पी टाइप है ना ही एन टाइप है, ये ना तो पी टाइप है और ना ही एन टाइप है। अब हम इसको पी टाइप और एन टाइप बनाने वाले हैं, और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ये समझ गए आप, इस सेमीकंडक्टर डिटेक्टर को समझ आएंगे, और कैसे इसे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन रेडिएशन की एनर्जी को डिटेक्ट करना है वो भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसके पास आप देखेंगे कि बाहर में सारे सिलिकॉन्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें बाहर से कुछ मटेरियल मिलाने वाले हैं। हम इसमें बाहर से क्या करने वाले हैं, कुछ मटेरियल मिलाने वाले हैं। जैसे आपके पास ये सिलिकॉन था, फिर से नहीं बनाते, इसी में हम काम कर देते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन को हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें से हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन को हटा दिए, और जब इसमें से हम एक सिलिकॉन को हटा दिए तो होगा क्या, यहाँ पे हम कोई दूसरा मटेरियल डालेंगे, और यहाँ पे इस बार हम जो डालने वाले हैं वो हम डाल दिए एल्युमिनियम। हम क्या डाल दिए, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 13, पहले सेल में 2, उसके बाद 8, 10 हो गया, उसके बाद 3। जबकि सिलिकॉन के पास था 14, पहले सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 4। यानी कि ये था टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट बोले तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट कहने का मतलब वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कहने का मतलब हुआ वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब वैलेंसी सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जब वैलेंसी सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट, और जब वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट। यानी कि जो हम यहाँ पे एक एलिमेंट डाले हैं एल्युमिनियम, वो ट्राईवैलेंट एलिमेंट है। और ट्राईवैलेंट एलिमेंट के बाहर में यानी कि वैलेंसी सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से लोन पेयर कह रहे हैं, इधर से क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ पे बच गया आपको खाली जगह, और इस खाली जगह को कहते हैं बाबू हॉल। यहाँ पे क्या बच गया, हॉल। यहाँ पे क्या बच गया, हॉल।
अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम बहुत सारे जब ट्राईवैलेंट इसमें मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉल बच जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम, यहाँ भी एल्युमिनियम, सब जगह अगर हम एल्युमिनियम डालने लगे तो 3 ही बॉन्ड बनेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास कम हो जाएंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा, हॉल। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, हॉल देखने को मिलेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारे हॉल देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सारा तो एल्युमिनियम में नहीं ना कर देंगे, कुछ सिलिकॉन भी तो रहेगा, तो कुछ आपको इसमें क्या दिखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें याद रखेंगे कि ये डॉट वाला आपका इलेक्ट्रॉन है और ये वाला आपका क्या है, हॉल है। अब ये भी आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और जो हॉल होते हैं इस हॉल पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, और हॉल पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो जब बहुत सारा एल्युमिनियम यानी कि बहुत सारा ट्राईवैलेंट इसमें हम मिला देंगे तो हॉल इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बहुत कम बचेंगे। यानी कि इसके पास जो हॉल है ये हॉल हो जाएगा मेजॉरिटी कैरियर में, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको माइनॉरिटी कैरियर में। यानी कि हॉल की संख्या इसमें ज़्यादा है, यानी हॉल हो गया मेजॉरिटी कैरियर में, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इलेक्ट्रॉन हो गया माइनॉरिटी कैरियर में। तो अब चूंकि हॉल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। यानी हॉल ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी कैरियर में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। वही हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम ना डाल करके, यहाँ पे हम एल्युमिनियम ना डाल करके अगर हम फास्फोरस डाल दें, हम यहाँ पे क्या डाल दें, फास्फोरस। जो एल्युमिनियम डाले थे उसके जगह पर फास्फोरस। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले सेल में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 5, अब लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोल लेंगे पेंटावैलेंट। इसको क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट। टेट्रावैलेंट था, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट होता है, 4 था, एक बार कम कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो भाई जगह खाली बच गया, तो हॉल बच गया, तो हॉल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ढेर सारा हॉल बनेगा तो बन जाएगा पी टाइप, पॉजिटिव टाइप। और अगर हम पेंटावैलेंट डाल देंगे तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5। जैसे आप फास्फोरस डालेंगे तो फास्फोरस के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि भाई फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। फास्फोरस के बाहर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। आउटर सेल यानी वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। आपने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन तो बच गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। अब इसी तरह से जब बहुत सारे आप फास्फोरस के एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए उसको कौन बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नेगेटिव सेमीकंडक्टर। यानी नेगेटिव सेमीकंडक्टर में आपको क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी ज़्यादा और हॉल्स रहेंगे बहुत कम। ये सब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब आपके कुछ हैं, बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हॉल्स इसमें क्या रहेंगे, बहुत ही कम। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और हॉल्स रहेंगे बहुत कम। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो भाई निगेटिव पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर में, और जो इसमें हॉल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर में। ये जब भी एग्जाम में आप ये भी डिनोट कर दीजिएगा जब इस तरह से आप बनाएंगे। तो पी टाइप के पास क्या होता है, हॉल्स होते हैं मेजॉरिटी में, इसलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं क्योंकि हॉल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में, तो भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एन टाइप।
अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को मिला करके अब बनाया जाता है पीएन जंक्शन। आई रिपीट, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कंबाइन करके और फॉर्म्ड किया जाएगा, बनाया जाएगा पीएन जंक्शन। और उस जंक्शन पर हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन रेडिएशन को इमिट करेंगे, डालेंगे। जब उस जंक्शन पर हम आयोनाइजेशन रेडिएशन को डालेंगे तो होगा क्या कि पी टाइप और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनाएंगे, माने इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलेंगे, दोनों का पेयर बनेगा। और पेयर बनने से क्या हो जाएगा, वहां पे डिप्लेक्शन लेयर बन जाएगा। और जब डिप्लेक्शन लेयर आयोनाइजेशन रेडिएशन की एनर्जी से कम रहेगा तो भाई वो टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, आपको जो बाहरी उसमें सर्किट लगाएंगे, उस सर्किट से एक इंपल्स क्रिएट होगा। और उस इंपल्स का हाइट अगर ज़्यादा रहेगा तो समझेंगे कि आयोनाइजेशन रेडिएशन का एनर्जी ज़्यादा है, और इंपल्स का हाइट कम रहेगा, इसका मतलब आयोनाइजेशन रेडिएशन का एनर्जी कम है। यानी कि हाइट ऑफ इंपल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। यानी कि जो आपको इंपल्स मिलेगा उस इंपल्स के हाइट से आप पता कर लेंगे कि आयोनाइजेशन रेडिएशन का एनर्जी कितनी है। तो सबसे पहले वो सब सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने तरह के होते हैं। तो एक दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। पी टाइप में याद रखेंगे कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स आपका मेजॉरिटी कैरियर में रहता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। एन टाइप में क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं और होल्स क्या में होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। फिगर भी आप बना लेंगे। सेमीकंडक्टर याद रखेंगे, ना तो आपका कंडक्टर होता है, ना ही इंसुलेटर होता है, ना तो चालक होता है, ना ही अचालक होता है। दो तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव। अब ये दोनों को मिला करके हम क्या बनाने वाले हैं, पीएन जंक्शन। और उस जंक्शन पर हम डालेंगे आयोनाइजेशन रेडिएशन का, तब उससे करंट निकालेंगे और जो भी करंट निकलेगा उसे एक इंपल्स बनेगा। वो इंपल्स का हाइट रहेगा, उस हाइट से हमको पता चलेगा कि भाई इसकी एनर्जी कितनी है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हम इस सबको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब बात करने वाले हैं हम ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर काम कैसे करता है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिटेक्टर क्या है, काम कैसे करता है, क्योंकि पहले तो आपको एग्जाम में आएगा कि डिफाइन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, तो पहले तो कुछ लिखिएगा कि काम कैसे करता है, उसके बाद ना बताइएगा फिगर से कि हाँ भाई इसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखना होगा। सबसे पहले इसके बारे में क्या करना होगा, कुछ लिखना होगा। तो यदि आप खुद से लिख सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हम लिख दे रहे हैं उसको आप नोट कर लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इट इज अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये क्या है, एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है बाय विच वी डिटेक्ट the energy of ionization radiation। भाई इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एनर्जी किसका, आयोनाइजेशन रेडिएशन का। अब बात होता है कि कैसे, बात होता है कि कैसे। तो एक पैराग्राफ चेंज करके और आगे लिखेंगे कि व्हेन द आयोनाइजेशन radiation falls on PN junction of semiconductor। अब PN जंक्शन क्या है अभी हम बताएंगे, P टाइप और N टाइप दोनों को मिलाएंगे बनेगा PN जंक्शन। तो क्या लिखे कि when the ionization radiation falls on PN junction of semiconductor then produce electron holes pair and by the help of
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बन रहे हैं। दैट इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पल्स। दैट पल्स यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनेंगे वह इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक पल्स। और दैट पल्स डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। और यही जो पल्स आपको इलेक्ट्रिक पल्स मिलेंगे यही पल्स डिस्क्राइब करेंगे किस चीज़ को, तो आयोनाइजेशन रेडिएशन के एनर्जी को। यही पल्स डिस्क्राइब करेंगे आयोनाइजेशन रेडिएशन को, एनर्जी को। कैसे? बिकॉज द हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स इज डायरेक्टली proportional to the energy of ionization radiation। यानी कि जो हाइट होता है किसका, इलेक्ट्रिक पल्स का, जो इलेक्ट्रिक पल्स का हाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन का। यानी कि हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन। यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स का जो हाइट होगा बाबू वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा किसके, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन का। इसका मतलब साफ है कि अगर हाइट ज़्यादा आएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, हाइट कम आएगा तो एनर्जी कम आएगा। यानी कि हाइट से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा कि कम आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि हम आगे दिखाने वाले हैं कि पीएन जंक्शन कैसे बनेगा, उस पर हम ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशन को उस पर फोल्स उस पर कैसे गिराएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनेगा, कैसे हम इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा करके कैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा कैसे हम इलेक्ट्रिक पल्स आपको क्रिएट करेंगे और उस पल्स का हाइट हम कैसे मेजर करेंगे। ये सारे चीज़ हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं क्योंकि आपका जो ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है या कोई भी डिटेक्टर मिनिमम 6 नंबर का मैक्सिमम 8 नंबर का कम से कम आने वाला है। तो भाई जब मार्क्स चाहिए तो बढ़िया से आपको लिखना भी पड़ेगा। तो इसे हम मिटाते हैं और बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएन जंक्शन क्योंकि उसी पर हमको क्या करना है, आयोनाइजेशन रेडिएशन को डालना है। तो सबसे पहले हमको बनाना है पीएन जंक्शन। तो हम क्या करेंगे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। तो पी टाइप में आपको पता है हॉल्स ज़्यादा रहेंगे, इसलिए पहले ये सब आपको बता दिया गया, इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका क्या है, हॉल्स है। एक बनाएंगे एन टाइप। ये एन टाइप आपका क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे और हॉल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों को आपस में मिला देंगे। ये लो, ये पी और एन। इधर आपके हॉल्स ज़्यादा थे, इधर आपके क्या थे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन कम थे, इधर हॉल्स कम थे। अब होगा क्या कि जब दोनों को मिलाएंगे
तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बन गया एक जंक्शन, और इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, दोनों को मिलाने से जो ज्वाइंट बना इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन। लेकिन ये इस तरह का ज्वाइंट नहीं होता है, इस तरह का ज्वाइंट नहीं होता है। अब क्या कैसे, तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो भाई इसके पास बहुत सारे हॉल्स हैं, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। होगा ये कि भाई इसके कुछ हॉल्स और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे, पीएन। इसके पास बहुत सारे हॉल्स थे, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब आपस में कोची हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब इधर कुछ हॉल्स अभी बचे हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, कुछ हॉल्स भी बचे हुए हैं, लेकिन इधर का कुछ इलेक्ट्रॉन और इधर का कुछ हॉल्स आपस में मिल गए, और मिल करके आपको यहाँ पे बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन हॉल्स पेयर। जब इलेक्ट्रॉन और हॉल्स आपस में मिले, ये इलेक्ट्रॉन और हॉल्स आपस में मिले तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर। अब आप बताइए कि माइनस और प्लस आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल करके और न्यूट्रल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिल करके और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रली, पी, और ये हो गया आपका एन। अब दोनों एक दूसरे से मिल करके क्या हो गया, न्यूट्रल। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, इधर कुछ आपके पास हॉल्स बच गए, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर नजर आएंगे और कुछ हॉल्स आपको इधर नजर आएंगे। बीच में ये दोनों एक दूसरे से मिल करके क्या हो गए, खत्म। और ये इसी को कहा जाता है डिप्लेक्शन, इसको बोलते हैं डिप्लेक्शन रीजन। इसको क्या कहते हैं, डिप्लेक्शन रीजन। अब क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड अगर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के रूप में इसको यूज करना है तो इसको जोड़ना पड़ता है रिवर्स बायस में। अब ये रिवर्स बायस क्या होता है, तो देखिए बाबू, सेमीकंडक्टर को अगर मैंने पीएन जंक्शन डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में जोड़ देंगे तो ये नॉर्मल काम करने लगेगा, करंट को फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो करंट को फ्लो नहीं करता है। तो हमें सेमीकंडक्टर डिटेक्टर बनाने के लिए वैसा पीएन जंक्शन चाहिए जो करंट को फ्लो न करे। तो नहीं करने के लिए इसको रिवर्स बायस में जोड़ना होगा। रिवर्स बायस में कैसे, तो निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे। एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ेंगे, एक बैटरी के द्वारा हम क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन को जोड़ेंगे, जिसमें पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे तो वो रिवर्स बायस हो जाता है। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, रिवर्स बायस में इसको जोड़ना है। तो हम आगे क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास पी टाइप था, ये पी टाइप था और ये क्या था हमारा एन टाइप। इसके पास हॉल्स थे बचे हुए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे बचे हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, कुछ हॉल्स इसके पास थे। यहाँ पे हमारा क्या बन गया था, डिफ्लेक्शन रीजन। ये हमारा बनकर तैयार हो गया था डिफ्लेक्शन रीजन, यही बना था। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक सेल से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये प्लस है तो निगेटिव टर्मिनल से, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्या किए, जोड़ दें। अपनी सुविधा के लिए एक स्विच लगा लेंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब होगा कि ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल्स, और हॉल को चाहिए है पॉजिटिव, तो सारे हॉल्स को ही क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि सर निगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर खींचता है, पॉजिटिव निगेटिव को अपनी ओर खींचता है, तो ये सारे हॉल्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। चूंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन आने लगे Na और सारे हॉल्स आने लगे Na, लेकिन इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे और इसके पास कुछ हॉल्स भी थे। उससे पहले जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे Na और सारे आपको हॉल्स आएंगे Na, तो ये जो डिफ्लेक्शन एरिया है वो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जगह बीच में बन जाएगा। ये डिफ्लेक्शन एरिया का थोड़ा चौड़ाई क्या हो जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे हॉल्स उधर चल जाएंगे
अरे सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर चल जाएंगे, सारे हॉल्स इधर आ जाएंगे, क्योंकि माइनस हॉल्स को खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो डिफ्लेक्शन रीजन आपका, ये जो डिफ्लेक्शन रीजन इतना छोटा सा, ये डिफ्लेक्शन रीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या होगा कि इधर के कुछ हॉल्स भी थे और इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव तो हॉल्स को खींचेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को कहाँ से खींच पाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को कहियो खींच नहीं सकता है, निगेटिव निगेटिव को कहियो खींच कहियो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो भाई ये निगेटिव वाला क्या होगा, इस निगेटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगा देगा और ये इलेक्ट्रॉन चल देंगे इधर और ये हॉल्स आ जाएंगे इधर। अब फिर इलेक्ट्रॉन और हॉल्स यहाँ पे मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हॉल्स के मिलने से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लीकेज करंट बन जाता है। जोड़े रिवर्स बायस में, ये कोचिंग में है रिवर्स बायस में जोड़ा हुआ है। रिवर्स बायस में जोड़ने से आपका एक्सटर्नल ज़्यादा मैक्सिमम करंट नहीं बन रहा है, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, इधर कुछ हॉल्स बचे हुए थे, वो हॉल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन उधर चल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ हॉल्स आपस में मिल करके और कुछ करंट बना देते हैं। उस करंट को बोला जाता है लीकेज करंट, जो बहुत ही मिनिमम होता है। जो आपका लीकेज करंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, मिनिमम होता है, उससे कोई इफेक्ट आपको पड़ने वाला नहीं है। तो ये रिवर्स बायस में हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब इस रिवर्स बायस में जोड़ करके क्या किया जाता है, इसके आगे ये आपका पी टाइप और ये आपका एन टाइप। अगली बार क्या करेंगे, इसमें इधर से कुछ हॉल्स थे बचे हुए जो कि इधर खिंचा रहे थे, हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स था जो इधर जा रहा था, ये डिफ्लेक्शन लेयर बन चुका है, डिफ्लेक्शन रीजन बन चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो इधर खिंचा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उधर खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हॉल्स बचे हुए थे जो इधर खिंचा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब उधर जा रहे हैं और कुछ हॉल्स भी बचे हुए थे जो हॉल्स आपको इधर आ रहे हैं। कुछ हॉल्स बचा हुआ रहता है लीकेज करंट वाला, क्योंकि इसको जोड़ दिए हम क्या में, निगेटिव टर्मिनल से, और इसको जोड़ दिए हम क्या से, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब बीच में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोड लगा देंगे, क्योंकि हमें, आप पीछे देखे होंगे जब हम इसका प्रिंसिपल बता रहे थे तो वहाँ से इम्पल्स क्रिएट करना था। क्या करना था, इम्पल्स। तो यहीं पे हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स। कैसे इम्पल्स मिलेगा, ये आपका डिफ्लेक्शन रीजन है, ये आपका क्या है, डिफ्लेक्शन रीजन। देखिए निगेटिव को जोड़े हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव को जोड़े हैं निगेटिव से, जिसकी वजह से ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है। सारे हॉल्स इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, कुछ हॉल्स इधर आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, जिससे आपको लीकेज करंट बन रहा है। उस लीकेज करंट से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉल्स करने वाले हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पीएन जंक्शन पर, इसी को पीएन जंक्शन भी कहते हैं, यही डिफ्लेक्शन रीजन है, बढ़ते गया ये ज़्यादा बढ़ गया, डिफ्लेक्शन रीजन कहला गया, ऐसे ज्वाइंट हुआ था, पीएन जंक्शन था। अब इस डिफ्लेक्शन रीजन पर हम क्या किए, आयोनाइजेशन रेडिएशन को डालेंगे। अब इस आयोनाइजेशन रेडिएशन के पास भैया कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, क्योंकि रेडिएशन तो एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो इस आयोनाइजेशन रेडिएशन के पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होगा, और उस एनर्जी की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में पेयर किए थे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। भाई इस डिफ्लेक्शन रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या किए थे, आपस में मिले थे, माने इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया था और इधर वाला आपका जो सॉरी इधर जो होल्स बचे थे वो इधर आ गए थे, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इधर चला गया था। क्या इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिले थे। तो ये यहाँ पे हाइड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में आपको मिले हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए हैं। तो जब यहाँ से आप आयोनाइजेशन रेडिएशन को डालोगे तो उसके पास एक एनर्जी होता है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और उसके टूटने से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इधर से और जो होल्स है वो इधर से फ्लो करेंगे। यानी कि इसमें बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं।
अभी आपको पता हो, देखिए यहाँ हॉल और इलेक्ट्रॉन मिला है आपस में। तो जब यहाँ से आप एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, हॉल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में टूटेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब हॉल्स टूटेगा तो हॉल्स क्या होगा, इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो इधर हॉल्स की संख्या बढ़ जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब हॉल्स यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा तो हॉल्स इस सर्किट से इधर बहेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी बहने लगेगा। जब हॉल्स और इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव चार्ज आपको फ्लो होने लगेंगे, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने से इसके पास क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बनने से यहाँ पे आपको नजर आएगा इम्पल्स, यहाँ पे नजर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यही आपको यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देने वाला है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर से एक बार समझिएगा, आई रिपीट, कि यहाँ से जब आप आयोनाइजेशन रेडिएशन डालोगे तो आयोनाइजेशन रेडिएशन के पास अपनी एक एनर्जी होती है, क्योंकि रेडिएशन एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो यह एनर्जी जैसे ही डिफ्लेक्शन रीजन में आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कनेक्ट हैं वैलेंसी बॉन्ड के थ्रू, अरे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कनेक्टेड है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। और जब एक यहाँ से एनर्जी वाला रेडिएशन इसके अंदर आएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएंगे, हॉल्स भी फ्री हो जाएंगे। हॉल्स पॉजिटिव होता है तो निगेटिव की ओर आएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है पॉजिटिव की ओर आएगा। चूंकि यहाँ पे क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इधर हॉल्स की संख्या बढ़ जाएगी, कोई में टूटेगा तो हॉल्स इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, हॉल्स की संख्या बढ़ने से इधर से हॉल्स फ्लो होंगे, जिसके कारण ये दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बनने से आपको इंपल्स दिखेगा। अब यदि इस इंपल्स का हाइट ज्यादा आपको आता है, इसका मतलब आयोनाइजेशन रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा है। अगर आप कम एनर्जी वाला आयोनाइजेशन रेडिएशन डालोगे तो इंपल्स भी कम मिलेगा। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं, लास्ट में हमको कंक्लूजन यही मिलता है कि इफ वी फॉल्स हाई एनर्जी रेडिएशन देन वी गेट हाई इम्पल्स। जैसे आपको अल्फा आप डाल दिए, आप क्या डाल रहे हो, अल्फा रेडिएशन। तो अल्फा रेडिएशन के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हाई होती है, तो इससे जो आपको इम्पल्स मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यदि आप बीटा डालते हो, आप क्या डालते हो, बीटा डालते हो, तो भाई इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी कौन सी होती है, लो, तो इसका जो इम्पल्स है वो छोटा मिलेगा। यानी कि आप जितने ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन डालोगे, आयोनाइजेशन रेडिएशन, यहाँ पे इम्पल्स उतना ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। कम रेडिएशन वाला डालोगे तो कम इम्पल्स मिलेगा। अब आप कौन सा रेडिएशन डाल रहे हो आपको पता नहीं, उसका एनर्जी आपको मेजरमेंट करना है कि ज़्यादा है कि कम है। तो आप यहाँ से कोई आयोनाइजेशन रेडिएशन डाल दो, अल्फा, बीटा, एक्स डाल दो। अब यहाँ से हम आयोनाइजेशन रेडिएशन जब डाल दिए तो भैया क्या होगा, इधर से हॉल्स, इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इंपल्स बनेगा। अब इंपल्स का हाइट मेजर करेंगे, हाइट अगर ज़्यादा आ रहा है तो भैया समझ जाएंगे कि जो रेडिएशन हमने डाला है उसका एनर्जी ज़्यादा है। अगर इस इंपल्स का हाइट कम आ रहा है तो समझ जाएंगे कि जो हमने यहाँ पे रेडिएशन डाला है उसका एनर्जी कम है। तो इसके तरह, इस तरीके से हम किसी भी आयोनाइजेशन रेडिएशन का एनर्जी का पता लगा सकते हैं, एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आपका सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, जिसके द्वारा आयोनाइजेशन रेडिएशन की एनर्जी को हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे। ये था पूरा इसका वर्क प्रोसेस कि क्या किया जाता है, एक पीएन जंक्शन बनाया जाता है। पीएन जंक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर बनता है। वो डिफ्लेक्शन लेयर क्या होता है, जब इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो बढ़ जाता है। उस पर आयोनाइजेशन रेडिएशन को डालेंगे तो क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे इधर होल्स बढ़ जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वायर में वो फ्लो होते हैं। फ्लो होने से क्या होता है कि यहाँ पे लोड के पास आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इंपल्स जनरेट होता है। और यदि इंपल्स का हाइट ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन रेडिएशन का हाइट ज़्यादा रहता है, और कम होने पर
कम रहता है। इसी को आप एग्जाम में अपनी भाषा में लिखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।